बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंसूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का 24वां लेक्चर है। तो हस्बे मामूल हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो जनाब, पिछले लेक्चर में हमने लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की। ये खास किस्म की इक्वेशन थी, हमने इसकी खास फॉर्म देखी और इस लेक्चर में हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया। और जो सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया उसमें हमें ये पता चला कि लेजेंडर्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है या सीरीज सॉल्यूशन होता है वो पॉलिनोमियल शक्ल का होता है और उन सॉल्यूशंस को हम लेजेंडर्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर हमने लेजेंडर्स पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पे या उस पर थोड़ी सी चीजें देखी। चूंकि लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की एक लंबी लिस्ट है, तो फिर कुछ मैथमेटिशियंस ने इन लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को जनरेट करने के लिए कुछ फार्मूले या तरीके बताए। तो रॉड्रिक्स जो है, उस रॉड्रिक्स फार्मूला जो है उसके मुताबिक लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को हम जनरेट कर सकते हैं। हमने वो फार्मूला पढ़ा और फिर हमने उस फार्मूले की मदद से चंद लेजेंडर पॉलिनोमियल्स भी जनरेट की या फाइंड आउट की। फिर हमने देखा कि एक जनरेटिंग फंक्शन है, उसकी मदद से भी हम जो है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स जनरेट कर सकते हैं। वो बेसिकली एक जो है जो बाइनोमियल सीरीज है एक फंक्शन की, उसको जब बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करते हैं तो उसमें z एक हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था। उस z की पावर्स या उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, पावर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, वही एक्चुअली लेजेंडर पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं। इस तरह फिर एक और तरीका देखा कि एक रेकरेंस रिलेशन आता है। ये भी बेसिकली उसी से डेवलप होता है, रेकरेंस रिलेशन जो हमने जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा। वो भी पॉलिनोमियल्स के जनरेटर के तौर पे यूज हो सकता है। फिर इससे रिलेटेड हमने चंद एक प्रॉब्लम्स की पिछले लेक्चर में और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। यहां मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो लास्ट लेक्चर था ये सीरीज सॉल्यूशन पे आखिरी लेक्चर था। और ये जो सीरीज सॉल्यूशन है बेसिकली ये किन इक्वेशंस के लिए होते हैं? द डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो इसका मतलब है ये चैप्टर हमारा क्लोज, सीरीज सॉल्यूशन पे बात हम जो है मुकम्मल कर चुके। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है जी सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सिस्टम की क्या बात है या क्या मतलब है, हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब एक और चीज यहां मैं बताना चाहूंगा कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने इससे पहले लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा हुआ है और वहां आप लीनियर सिस्टम से वाकिफ हैं। गोया वहां लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक तरीके हैं इन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, उनसे आप वाकिफ हैं। इस तरह उसमें मैट्रिक्स नोटेशन यूज होती है, उससे भी आप वाकिफ हैं। जैसे एक एलिमिनेशन मेथड होता है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर इसी तरह से क्रैमर्स रूल होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, ताहम जहां जरूरत होगी, जहां मैं महसूस करूंगा कि आपके लिए कोई बात मुश्किल है तो मैं उसको रिपीट भी करूंगा। आप भी ये करेंगे कि जहां आपने इस यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जब आप काम कर रहे होंगे
तो आपको लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स हैं या उस हवाले से जो चीजें हैं उनका आना भी जरूरी है। तो तभी आप इनको आसानी से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकेंगे जो कि हम यूज करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। देखिए, पहले हमने जो कुछ पढ़ा या अब तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए या जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनमें सिंगल इक्वेशन होती थी। उसमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस भी हमने पढ़ी, हायर ऑर्डर इक्वेशंस भी पढ़ी और ज्यादातर उसमें हमने थर्ड ऑर्डर इक्वेशन पढ़ी, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पढ़ी, फिर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन और फोर्थ ऑर्डर, ताहम ज्यादातर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के बारे में हमने बात की। मेन बात क्या है कि उन सब में सिर्फ सिंगल इक्वेशन को हमने डिस्कस किया। तो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अगर हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशंस साइमल्टेनियसली अपीयर हों या हमारे पास हों, उनको सॉल्व करना, तो हम कहेंगे जो एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी उन्हें कहेंगे ये सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब पहले तो देखते हैं मोटिवेशन कि इनकी जरूरत क्यों पेश आती है। क्या हम कैसी सिचुएशंस हैं जहां हमें सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अपीयर, या कहना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस अपीयर होते हैं। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल फॉर द मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग or for the response of series electrical circuit is a differential equation of the form this। हम ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक मैस जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच है उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएं तो हमें इस तरह की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हासिल होती है। ये हमने मॉडल भी की और बड़ी डिटेल से इस पर बात हुई हमारी। इसी तरह अगर हम रिस्पांस ऑफ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बात करें तो उसकी सूरत में भी इसी तरह की एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपीयर होती है। ताहम हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये जो दो मैसेज हों या हम दो स्प्रिंग के साथ दो मैसेज अटैच कर लें, पहले एक स्प्रिंग था, अब अगर हम दो स्प्रिंग ले लें या इसी तरह हमारे पास एक सर्किट हो जिसमें कि एक से ज्यादा जो हैं वो क्या कहना चाहिए सर्किट्स इन्वॉल्व हों, तो ऐसी सूरत में हमें जो मॉडल्स बनाने पड़ेंगे उसमें एक इक्वेशन नहीं होगी। हमें ऐसे मॉडल्स को एनालाइज करने के लिए हमें ज्यादा इक्वेशंस की जरूरत है। टू मॉडल दीज लेटर सिचुएशंस, यानी जिसमें दो स्प्रिंग हो या ज्यादा सर्किट्स हो, तो वो क्या हो गई, वी वुड नीड टू आर मोर कपल्ड और साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द masses और रिस्पॉन्स ऑफ द नेटवर्क। तो ठीक होगी जी बात। तो हम यहाँ मोटिवेशन दे रहे हैं कि ये अपीयर कहाँ होती है, जरूरत क्यों है इनकी, क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो फिर ऐसी सूरत में, चूंकि ये एग्जांपल्स आपने पढ़ी इसीलिए इसका तज़किरा किया गया, पढ़ी हुई है आपने, इसीलिए इसका तज़किरा किया गया। तो इसका मतलब है देयरफॉर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द थ्योरी एंड द सॉल्यूशन ऑफ the systems of simultaneous linear differential equation with constant coefficients। तो हमारे जो आज का लेक्चर है हम आगाज कर रहे हैं थ्योरी और सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम देखते हैं जनाब कि ये हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स A0, A1, AN। इसकी फॉर्म ये होती है। तो अब जानते हैं कि हम ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, D क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं
ये डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म इसलिए आपको रिकॉल करवाई गई है कि हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उसे डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पहले एक तरह से उस चीज को रिकॉल किया गया है कि आपको याद आ जाए कि हम डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म कैसे लिखते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, या कहना चाहिए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। The simultaneous ordinary differential equations involve two or more equations that contain derivatives of two or more unknown functions of a single independent variables। अभी हम जो differential equations करने जा रहे हैं उसमें system of differential equation या simultaneous differential equation से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा equations हों जिसमें दो या दो से ज्यादा अननोन फंक्शंस हों विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये दो इक्वेशंस लिखी गई हैं। इफ एक्स वाई एंड जी आर द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल टी देन, ये क्या है जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें दो अननोन, एक एक्स या डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, अननोन भी कह सकते हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो ये एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है या साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब एक लफ्ज थोड़ी देर पहले बोला गया कपल्ड। कपल्ड का क्या मतलब है? ये दोनों इक्वेशंस कपल्ड हैं। कैसे? देखें, इसमें x भी इन्वॉल्व है और y भी, इस इक्वेशन में भी y भी इन्वॉल्व है और x भी इन्वॉल्व है। गोया इस वाली में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इस वाली में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इन्वॉल्व है। ऐसी इक्वेशंस को कपल्ड इक्वेशन के जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में अपीयर हो रहे हैं, तो कपल्ड इक्वेशन को इनको कहेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर दोनों इक्वेशंस में अपीयर हो रहे हो तो ऐसी इक्वेशंस कपल्ड इक्वेशंस होंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, ये एक और एग्जांपल है। इसमें बेसिकली हमारे पास तीन अननोन हैं, एक्स वाई एंड जी, एंड वी हैव टू इक्वेशंस। एक्स वाई और जी क्या है? फंक्शंस ऑफ टी हैं, आर द सिस्टम्स ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक हो गया जी। अब हमने देख लिया कि ये पहली बात हमने क्या देखी कि इनको पढ़ा क्यों, इनकी मोटिवेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे सिस्टम्स या ऐसे मॉडल्स हो सकते हैं, ऐसी फिजिकल सिचुएशंस हो सकती हैं जो सिंगल इक्वेशन की बजाय एक से ज्यादा इक्वेशन से मॉडल हो सकते हैं, या जब उनकी मॉडलिंग करें तो हमें एक से ज्यादा इक्वेशंस मिलती हैं। ठीक होगी जी बात। तो दूसरा हमने देखा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की शक्ल क्या होती है, किस तरह के इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम से क्या मुराद है। तो जैसे हमने क्या कहा था जी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है, अगर dy बाई डी एक्स हमारे पास यूं इस शक्ल की इक्वेशन हो तो हम कहते हैं जी इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन y होता है या एक फंक्शन होता है विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये डिपेंडेंट वेरिएबल ना, इसकी ये फंक्शन होगा बेसिकली। तो अब जब हम सिस्टम की बात करते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस x f of t, y g of t और x, बल्कि इसे z होना चाहिए, z ऑफ h of t एंड so on। ये जितने उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना उतने ही सॉल्यूशंस होने चाहिए ना। फिर जैसे अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लिहाजा इसमें x और y की वो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।
करेंगी वो इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। और अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसमें x, y और z की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ t, चूंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो वो जो है वैल्यूज जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही होंगी वो कहलाएंगी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर देख लेते हैं, a solution of a system of differential equations is a set of differentiable functions x is equal to f of t, y is equal to g of t, z is equal to h of t. Those satisfy each equation of the system on some interval I. कि वो जो वैल्यूज हैं x, y, z की एंड सो ऑन, वो दोनों या जितने भी सिस्टम में इक्वेशन हैं सबको सेटिस्फाई करें ऑन द सेम इंटरवल। तो उन तमाम फंक्शंस को, डिफरेंशिएबल फंक्शंस को हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम है। ये बेसिक उसी तरह डेफिनेशन है, मुश्किल बात नहीं है, आप यकीनन इसको समझ चुके होंगे। अब हम मेथड ऑफ पे बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाए तो उस वक्त हम कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल आप इसको रिलेट करेंगे किससे? लीनियर सिस्टम से। आप अभी थोड़ी देर में देखिएगा कि हम बेसिकली इसको लीनियर सिस्टम ही की शक्ल में ले जाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ताहम इसके लिए जो पहला मेथड है वो हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसका कोर थीम क्या होता है मेथड का, यकीनन आप जानते हैं, ताहम हम इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। दिस मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ a system of linear homogeneous or linear non-homogeneous differential equations is based on the process of systematic elimination of the dependent variables। क्या होता है इसमें कि हम असल में फॉर एग्जांपल दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं या दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो क्या करते हैं हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं दोनों इक्वेशन से और हमें फिर एक इक्वेशन हासिल होती है जिसमें सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। उस सिंगल इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं, उसको सॉल्व कर लिया जाता है और फिर ये प्रोसेस इसी तरह से मुकम्मल किया जाता है कि अब जो सोल्यूशन आया, डिपेंडेंट वेरिएबल एक की जो वैल्यू आ गई, किसी दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, फिर दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है या जो दूसरी इक्वेशन बनती है वो दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाती है। इस तरह से हम दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए उस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस एलिमिनेशन प्रोवाइड्स अस अ सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन in one of the dependent variables that has not been eliminated. This equation would be a linear homogeneous or a linear non-homogeneous differential equation and can be solved by employing one of the methods discussed earlier to obtain one of the dependent variables. हम सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, उसके बहुत सारे मेथड हम पढ़ चुके और हम उसी तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह की इक्वेशन होगी उस तरह का मेथड लगा के उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। नोटिस दैट द एनालॉग ऑफ मल्टीप्लाइंग एन अलजेब्राइक इक्वेशन बाय ए कांस्टेंट इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। असल में जैसे हम देखिए, याद होगा आपको कि जब आप फॉर एग्जांपल इस तरह की लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, एक्स वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 सपोज, तो हम अगर हमें कहा जाए कि आप इसको सॉल्व कीजिए सिस्टम को, तो क्या करते होते हैं जी, इसमें से किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करते हैं या इक्वल कर लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड करके तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये और ये सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, y में इक्वेशन रहेगी, y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये कहते हैं यहां पे जो है हम चूंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे उसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां मल्टीप्लाई किए जाएंगे कि अगर कहीं dx है तो उसको
D2 बनाना है तो D से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो D2 बन जाएगा। तो जिस तरह हम अलजेब्राइक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेंस वही है, ताहम यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर डेरिवेटिव को शो कर रहा होता है। यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर किसको शो करता है? डेरिवेटिव को शो करता है। तो गोया जहां हम डेरिवेटिव ले वो D से कर रहे होंगे मल्टीप्लाई, एक्चुअली हम डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर, या कहना चाहिए कि डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। ओके, अब ये जो एलिमिनेशन मेथड है इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ब्रीफली हम देख लेते हैं और फिर हम इस मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। स्टेप वन में ये है जी कि फर्स्ट राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इन द फॉर्म दैट इन्वॉल्व्स द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया जाएगा उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेंगे। फिर वी रिटेन फर्स्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एलिमिनेट द रेस्ट फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। कि हम एक वेरिएबल को रिटेन करते हैं, बाकियों को एलिमिनेट कर देते हैं। अब एलिमिनेट करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी देर में हम प्रॉब्लम भी करेंगे। The result of this elimination is to obtain a single linear differential equation with constant coefficients in the retained variable। कि उसमें फिर जो हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है जिसके डेरिवेटिव किस सिंगल यानी उसमें सिंगल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एलिमिनेशन कर लेंगे ना तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगी और उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर हम उस डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वी रिटेन द सेकंड ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एलिमिनेट ऑल दोज वेरिएबल्स। तो क्या होगा जी, फिर हम क्या करते हैं कि जिसको सॉल्व कर लिया उसको तो ठीक, अब किसी और एक वेरिएबल को जो है वो रिटेन करते हैं और बाकियों को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके नतीजे में हमें फिर एक और नए डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इक्वेशन मिलेगी, उसको हम सॉल्व करके नए दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। द रिजल्ट ऑफ द एलिमिनेशन परफॉर्म्ड इन स्टेप 4 इज टू बी again a single linear differential equation with the constant coefficient in the retained second variable। ठीक हो गया जी। We again solve this equation and obtain the value of the second dependent variable। This process of elimination is continued until all the variables are taken care of। कि फिर ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हम तमाम वेरिएबल्स की जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड नहीं कर लेते। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जी स्टेप 6 में, द कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन सिस्टम ऑफ एवरी चॉइस ऑफ ऑल द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, ये हम करेंगे अभी भी थोड़ी देर में, कि ये जो इक्वेशंस आ रही होंगी, ये जो सॉल्यूशंस आएंगे, फॉर एग्जांपल 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है, 2 सॉल्यूशंस आ गए। एक सपोज एक वेरिएबल है x, जैसे हमने पीछे अभी सिस्टम देखा, दूसरा वेरिएबल y है, x की वैल्यू पे आ गई, y की वैल्यू, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सॉल्व किया x को, अब x भी निकाल लिया एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके, y भी निकाल लिया दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके। तो ये जो कहा गया, द कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डू नॉट satisfy the given system for every choice of all arbitrary constants। कि तमाम arbitrary constant की हर चॉइस के लिए ये नहीं सेटिस्फाई करती। by substituting the values of the dependent variables computed in step 5 into the n equation of the original system। फिर हम क्या करेंगे कि हम जो वैल्यूज यहां से डिपेंडेंट वेरिएबल्स की आएंगी, ओरिजिनल सिस्टम की जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं उनमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर क्या होगा जी, वी कैन रिड्यूस
द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह हम क्या होगा कि हम नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे और वो जो नया सॉल्यूशन होगा वो अब इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। वी यूज द वर्क डन इन स्टेप नंबर 6 टू राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये ब्रीफली स्टेप्स हैं। इसमें जो आखिरी स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी कहना चाहिए, या थोड़ा सा ऐसे इरिटेटिंग हो सकता है या टची हो सकता है। तो ताहम जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो होपफुली आपको ये बात आसानी से समझ आएगी। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने शुरू करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहली एग्जांपल है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें t is the independent variable, y is the dependent variable of in the first equation, and x is the second dependent variable in the second equation. Okay. अब इसका मतलब ये है, स्टेप 1 क्या होता है जी कि हम पहले इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए d/dt को लिखता है dy, राइट साइड पे 2x, इसको लिखा dx, राइट साइड पे 3y, इसको यूं लिख लिया 2x माइनस dy और इसको लिखा dx माइनस 3। ये इसलिए लिखा कि ताकि x और y की तरतीब जो है ना वो सेम रहे। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट वी एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स से x फ्रॉम द टू डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑपरेटिंग ऑन द फर्स्ट इक्वेशन बाय d। क्या कर रहे हैं जी कि इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कीजिए और इस इक्वेशन को भी, और फिर क्या करें, एंड सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेट्स x फ्रॉम द सिस्टम। देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको कर देता हूं। पहली इक्वेशन को क्या कहा है, d से मल्टीप्लाई कर लें, dx माइनस डी स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, dx माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू 0। पहली को हमने d से ऑपरेट कर लिया। लफ्ज ऑपरेट यूज करते हैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करने की बजाय, क्योंकि ये ऑपरेटर है। ओके अच्छा, साथ ही क्या करना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। वजह उसकी क्या है कि हमारे पास ऊपर 2 है, तो 2 इंटू 3, और ये हमारे पास जनाब आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा जी, माइनस डी स्क्वायर वाई, और इधर क्या बचा, ये माइनस की बजाय प्लस हो चुका, तो प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गया। इसको हम यूं लिख सकते हैं। अब जनाब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, उसके रूट्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास m की ये दो वैल्यूज आ गई, √6 माइनस √6। रियल वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन ये होगा, y ऑफ t इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर √6t प्लस c2 e पावर माइनस √6t। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थी, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन आपको याद होंगे, हमने बहुत सॉल्यूशंस इस तरह के स्टडी किए हुए हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, we now eliminate the variable y that was retained in the previous step, multiplying the first equation by -3 while operating on second by d and then adding gives the differential equation। अब ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि हम अब क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक तो -3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को d से ऑपरेट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। तो इसमें देखिए d, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगी, ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगेन द सेम वन। तो इसका मतलब ये हुआ m स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। और
ये उसी तरह के दो रूट्स, लिहाजा हमारे पास आ गया x ऑफ t इज इक्वल टू c3 रूट अंडर रूट 6t प्लस c4 e रेज़्ड टू माइनस रूट 6t। अब आप गौर कीजिए तो दोनों सॉल्यूशंस एक ही तरह के नजर आ रहे हैं, सवा इन कांस्टेंट्स के फर्क के। अब हमने एक स्टेप में, 6 स्टेप में ये बताया था कि ये C1, C2, C3 और C4 की आर्बिट्रेरी वैल्यूज के लिए जरूरी नहीं है सब उसको इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। लिहाजा हम करते ये हैं कि इन सॉल्यूशंस को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के दरमियान जो है कोई रिलेशन डेवलप होता है, वो रिलेशन फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस। अब वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो देखते हैं कैसे होता है ये काम। Hence the values of the dependent variables, solutions ये आ गए जी, x of t ये हो गया और y of t ये हो गया। Substituting x of t and y of t from step 5 into the first equation of the given system, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया जी, ये आ जाएगा रूट 6 c1 माइनस 2c3 e रेज़्ड टू पावर रूट 6t। असल में हुआ ही है कि ये जो सब्स्टिट्यूट कर लिया ना, तो हमने एक्चुअली e रेज़्ड टू पावर रूट 6t वाली टर्म इकट्ठी कर ली और इसी तरह e रेज़्ड टू माइनस रूट 6t वाली टर्म इकट्ठी कर ली। ये टर्में जब इकट्ठी हो गई तो इसके बाद अब ये जो इक्वेशन है ये कब जीरो होगी, सिर्फ ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब ये टर्म भी जीरो हो और ये टर्म भी जीरो हो, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है दोनों, तो इसी सूरत में ये जीरो हो सकती है ना, ये जब ये दोनों। तो सिंस दिस एक्सप्रेशन इज टू बी जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, वी मस्ट हैव दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए c3 की वैल्यू क्या आ गई, रूट 6/2 c1, और c4 की वैल्यू क्या आ गई, रूट माइनस रूट 6/2 c2। Notice that if we substitute the computed values of x of t and y of t into the second equation of the system, we shall find the same relationship holds between the constants. तो अब याद रखना है कि अगर हम यही सोल्यूशन दोनों दूसरी इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन में पुट किया ना पहली में, अगर दूसरी में भी ये सोल्यूशन पुट करते हैं तो हमें सेम रिलेशन मिलेगा। किनका, आपस में जो कांस्टेंट है c1, c2, c3 एंड c4। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं जी, हेंस बाय यूजिंग द अबव कांस्टेंट्स वैल्यूज ऑफ c1, c2, हम ये अब जो c1, c2 की वैल्यूज आई हैं, या हमने जो c4 और c3 और c4 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लिखी थी, उनको यूज करें ना, तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे जी। c1, c2 को, एक को c1, c2 कह दिया और फिर c1, c4 की जगह हमने ये वैल्यूज दोनों पुट कर ली, c3, c4 की जगह। ये अब किसी में भी पुट की जा सकती हैं और किसी भी अंदाज में पुट की जा सकती हैं। ये देखिए c3 और c4 की वैल्यूज ये आ चुकी, उनको हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लिया x ऑफ t, और ठीक है जी, तो हमारे पास अब ये सॉल्यूशन आ गया है जी। अब हम जनाब दूसरी एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल मैं आपके लिए खुद सॉल्व करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि कैसे सॉल्व करते हैं ये एग्जांपल्स। आप गौर कीजिए तो हमारे पास इस वक्त जो इक्वेशंस हैं, इसमें ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी ऑलरेडी ये हमारे पास लिखी हुई है किस फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में। तो हम क्या करें जी, मैं ये करता हूं कि पहले x को एलिमिनेट कर लेते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए देखें इसके साथ d ऑपरेट हुआ हुआ, इसके साथ d-3, तो इसका मतलब है इसको मैं लिखता हूं d-3 से ऑपरेट कर लेते हैं, और इसको जो है ऊपर वाली को d-3 से कर लिया, ठीक है, d-3 इंटू d+2 इंटू y, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मैं राइट साइड पे नॉन जीरो, तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, जब नॉन जीरो टर्म हो तो फिर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल में। तो इस वक्त राइट साइड पे चूंकि 0 है तो d ऑपरेट करेंगे भी ना, अगर d-3 तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा,
वो जीरो ही आएगा, जीरो का डेरिवेटिव चूंकि जीरो होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, इसको d से ऑपरेट कर लीजिए, इसको d माइनस 3 से किया, इसको d से कर लीजिए, तो क्या आएगा d इंटू डी माइनस 3x माइनस 2 इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम जनाब अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया जी। हमारे पास क्या बचा बाकी, ये बच गया जी d माइनस 3 इंटू डी प्लस 2 इंटू वाई, दिस इज माई प्लस होगा रादर 2dy, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, d माइनस 3 इंटू डी प्लस 2 प्लस 2d इंटू वाई, एंड दिस इंप्लाइज, यहां से इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, माइनस 2 माइनस डी और माइनस 6 प्लस 2d इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं इसको फर्दर तो क्या होता है, डी स्क्वायर, दिस इज माइनस, हाँ जी ये 2d और ये प्लस d हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। तो अब मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुई जी, सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जरा कंफर्म कर लेते हैं पीछे, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो अब इसको क्या मैं कर सकता हूं, जो है फैक्टराइज कर सकता हूं, बिल्कुल, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू m कॉमन आ गया, m प्लस 3 माइनस 2m प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ m प्लस 3 इंटू ये आ गया जी m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है मेरे पास रूट्स क्या आ गए, m इज इक्वल टू एक आ गया 2 चलें कर लें, और m इज इक्वल टू माइनस 3 कर लें, m2 कर लेते हैं। तरतीब कोई भी रखी जा सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा जी, सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू y आया ना, y c, ओनली y करेंगे, y ऑफ t, चूंकि ये नॉन होमोजीनियस तो नहीं है ना, y ऑफ t इज इक्वल टू c1 e raised to power 2t plus c2 e raised to power minus 3t। ठीक हो गया जी। अब एक हमने मुकम्मल कर लिया पार्ट कि हमने y का सोल्यूशन निकाल लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल y निकाल लिया। अब हम इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल x निकालते हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा से देखना होगा इस इक्वेशन को। अब हम किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाली इक्वेशन को हमें, बल्कि रादर 2 से मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई करें, d प्लस 2 से। ठीक है जी, या ऑपरेट करना कहेंगे। तो हमारे पास ये आ गया जी, मैं इसे दोबारा वहां लिख लेता हूं इक्वेशन को, अगले पेज पे चलते हैं ताकि जगह इतनी हो कि सारा काम हम एक जगह कर सकें। ये था dx और प्लस था d प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या थी जी, d माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, d माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओके जनाब, अब हम क्या करते हैं जी कि हमें क्या एलिमिनेट करना है, हमें अब y एलिमिनेट करना है। तो y के लिए इधर देखें, y का कोफिशिएंट क्या है, d प्लस 2, इधर 2 है तो ऊपर 2 होना चाहिए और इधर d प्लस 2 होना चाहिए। तो ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑपरेट अपॉन
किससे जी? d प्लस 2 से, नीचे वाली इक्वेशन को। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2dx प्लस ये आ जाएगा जी 2d प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। यहां क्या आ जाएगा? किससे ऑपरेट कर रहे हैं जी? d प्लस 2 इंटू डी माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स d प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसको यहां y भी है, ये स्ट्रेट वे कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को मैं अगर इकट्ठा करूं तो क्या आ जाएगा? इट वुड बी 2dx प्लस d प्लस 2 इंटू डी माइनस 3 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहां से आ जाएगा हमारे पास 2d प्लस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस, बल्कि रादर माइनस 6, ये वही आएगा जो पहले हमारे पास आया था, इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन वही है, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं m1 इज इक्वल टू, वो ये 3 आ जाएगा, नहीं ये 2 था, हाँ, और m2 हमने क्या लिया था? माइनस 3। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वही इक्वेशन है। तो xt क्या हो गया जी हमारे पास जो सोल्यूशन आया? दैट इज, अब हम कहते हैं दिस इज c3 e रेज्ड टू पावर 2t और प्लस c4 e रेज्ड टू पावर माइनस 3t। तो मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशंस आए जनाब वो ये है। एक सॉल्यूशन आया जी y ऑफ t, दिस इज c1 e रेज्ड टू पावर 2t प्लस c3 e रेज्ड टू पावर माइनस 3t, और फिर x ऑफ t जो है वो क्या है हमारे पास? c3 e रेज्ड टू पावर 2t प्लस c4 e रेज्ड टू पावर माइनस 3t। Now substituting these two functions in question 1, original equation, ठीक है ना? x and y in कौन सी इक्वेशन है? चलें पहले वाली में पुट कर लेते हैं, d ऑफ x प्लस d प्लस 2 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो d ऑफ x क्या होगा जी? दिस इज d ऑफ c3 e रेज पर 2t प्लस c4 e रेज पर माइनस 3t एंड दिस इज इक्वल टू, x आ गया ना, प्लस d प्लस 2 टाइम्स, ये ऑपरेट होगा, और यहां हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सॉरी y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा? c1 e रेज पर 2t प्लस, ये क्या किया हमने जी? ये तो 2 था, ठीक, c2 e रेज पर माइनस 3t, ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसको d ऑपरेट, d का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा फिर? 2c3 e रेज पर 2t माइनस 3c4 e रेज पर माइनस 3t। याद है ना, ये डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए। आप तो काफी सारे प्रॉब्लम्स और डेरिवेटिव्स के हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ चुके। ओके, इसके बाद क्या होगा जी? ये d जो है, ये जब इस पे पहले d ऑपरेट होगा फिर 2 ऑपरेट होगा, तो क्या होगा जी? फिर d जब ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा 2c1 e रेज टू पावर 2t, और इस पे जब अप्लाई होगा तो माइनस 3c2 e रेज टू पावर माइनस 3t। अब 2 जब अप्लाई होगा तो ये प्लस 2c1 e रेज पर 2t और ये प्लस 2c2 e रेज पर माइनस 3t, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं? e रेज पर 2t वाली और e रेज पर माइनस 3t वाली टर्म में इकट्ठी कर लेते हैं। तो आप देखिए 2c3, यहाँ e2 की पावर यहाँ क्या है? प्लस 2c1, यानी e पावर 2t वाली टर्म में इकट्ठी हो रही है, और यहाँ पे प्लस 2c1
और तो नहीं है ना कोई टर्म, ये 2-3 टर्म है, तो ये आ जाएगा हमारे पास e⁻²t। देन चलिए जी हम यूं लिखते हैं -3c4 और किस तरह जी -3c2 e⁻³ और यहां क्या है जी +2c2 e⁻³ ये 3 टर्म इसके लिए जी। अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब, बल्कि चलिए एक स्टेप और करते हैं जिसमें एक जैसी टर्म है ना वो इकट्ठी कर लें, तो ये बनेगा 2c3 + 4c1 e⁻² प्लस यहां क्या होगा जी, ये और ये इकट्ठी हो जाएंगी ना c2 वाली टर्म में, ओ सॉरी ये जनाब हमने इसको बाहर लिखना था कॉमन लेके, तो यहां क्या बचेगा c, चलिए मैं ऐसा ना अरेज कर देता हूं ताकि आपको ना, तो यहां हमारे पास फिर क्या बचा जी -3c4 और -c2 दिस इज इक्वल टू e⁻³ दिस इज 0। अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो, तो इसका मतलब है 2c3 + 4c1 ये 0 हो गया। ओके मैं इसको ना यहां से यहां पे कर लेता हूं और आपकी आसानी के लिए मैं इसको लिख देता हूं कि हमारे पास ये आ जाएगा 2c3 + 4c1 = 0 और दूसरा क्या है जी -3c4 -c2 = 0। यहां से देखें तो c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा ना -2c1, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, c4 की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा -1/3c2। अब c3 c4 की वैल्यू यहां आप x वाली वैल्यू में पुट कीजिए और आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, तो यूं हमारे पास ये सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जनाब नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इसमें हर वेरिएबल तो 2 ही है, तो इसको पहले तो हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या है, दिस इज dx और फिर क्या है +d²y, इसकी जगह ना -4x, दिस इज इक्वल टू t², और इसको लिखा जी तो हमारे पास आ जाता है d(x) प्लस x कर लीजिए या d(y) कर लेते हैं तरतीब ताकि रहे, +x, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो हमने इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिया। तो ऑपरेटर फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, देखिए x वाली टर्म को इधर इकट्ठा कर लीजिए, ये हो जाएगा d-4 × x प्लस d² × y, दिस इज इक्वल टू t², और फिर इस तरफ क्या होगा जी, दिस वुड बी इक्वल टू d-1 रादर +1 × x प्लस dy, दिस इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम हमारे पास बन गया जनाब। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से कोई एक एलिमिनेट कर दें, तो आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको d से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जल्दी से हो जाएगा ना काम। तो सेकंड को d से ऑपरेट कीजिए तो क्या आएगा जी, हमारे पास ये बन जाएगा d-4x प्लस d² × y, दिस इज इक्वल टू t², और यहां क्या आएगा, d से ऑपरेट करें, d × d + 1 x प्लस d² y, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस, दिस वुड बी माइनस, तो आप देख सकते हैं ये कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इधर लिख लेते हैं, दिस वुड बी इक्वल टू d-4 माइनस d × d + 1 × x
एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो फिर हम लिख सकते हैं इसको d माइनस 4 माइनस डी स्क्वायर और माइनस डी, दिस इज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्या आ गया जी, डी स्क्वायर बल्कि माइनस डी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए। दिस इज माइनस 4, दिस इज इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको यूं भी फिर आगे फर्दर लिखा जा सकता है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी जी, ऑफ द होमोजीनियस। पहले हमने क्या करना है, अब होमोजीनियस पार्ट सॉल्व, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आई है, इसका होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, that would be equal to d square plus 4. This is equal to 0. Auxiliary equation क्या है जनाब, this would be equal to d square plus 4 is equal to 0. This implies d is equal to plus minus 2 iota. सही है जी। कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, लिहाजा सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, xt is equal to C1 cos of 2t plus C2 sin of 2t। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा अब जो ऑपरेटर है ना, यानी दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल ना, सॉरी अभी तो इसका वो yp भी xp भी निकालना है। दिस इज xc। नाउ xp क्या है, xp इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड पे क्या माइनस टी स्क्वायर है, इसका मतलब है इस तरह का xp आप सपोज करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। याद है ना कि हमारे पास अगर राइट साइड ये पोलिनोमियल टाइप हो तो हम इस तरह का सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। ठीक है जी। तो हमने जनाब जब ये सोल्यूशन एज्यूम किया, इसको अब x डैश p फाइंड कीजिए और इसके बाद हमारे पास आएगा 2at, देन x डबल डैश p फाइंड कीजिए, यू विल गेट 2a। इसको अब कहां पुट करते होते हैं जी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन है। तो यहां xp की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल बी हैविंग, हमारे पास ये बन जाएगा, फिर वो हमने यूज करना है क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो d 2 की जगह पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2a प्लस 4 इंटू 2a, यहां एक टर्म मिस किया हमने, ये b भी होगा ना, है ना, ये b हो जाएगा and this is equal to minus t square, 2at 2a and this is minus t square। हाँ इसमें नहीं, हम मैंने सही नहीं पुट की, दोबारा देखिए, देखें मैं जरा इसको लिख लूं, असल में ये सही नहीं हुआ क्योंकि उसमें ना सिर्फ y वाली टर्म थी ना के, तो d2x और ये है 4x माइनस टी स्क्वायर। अब पुट करते हैं तो xp की जगह ये सेकंड डेरिवेटिव टर्म आएगी ना, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 4 xp, xp हमने क्या अज्यूम किया, a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। ये आपने वैसे काम बहुत दफा किया हुआ है, ताहम मैं इसे रिवाइज करने के लिए आपके लिए कर रहा हूं। अब हम क्या करते हैं जी,
टी स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करें, टी वाली और कांस्टेंट टर्म में, तो टी स्क्वायर वाली टर्म कौन सी बनी, 4a इंटू टी स्क्वायर, फिर हमारे पास बना 4b इंटू टी, फिर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो बन गई 4c बल्कि 2a प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। कोफिशिएंट्स कंपेयर करिए, मैं इधर ही कर लेता हूं ताकि हमारे सामने है सारा कुछ। और तो जब टी स्क्वायर को कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो जनाब हमारे पास आता है 4a इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 1/4। और इसी तरह 4b इज इक्वल टू, राइट साइड पे t वाली टर्म है कोई नहीं, तो लिहाजा राइट साइड पे 0 है, तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0। और फिर 2a प्लस 4c इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है नहीं है, लिहाजा ये भी 0। तो हमारे पास a तो पहले से आ चुका, तो क्या है जी वो a माइनस 1/4 है, और ये है 4c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर चला जाएगा माइनस 1/2 और उससे डिवाइड करेंगे, दिस वुड बी माइनस 1/8। इसका मतलब ये हुआ ये तो टर्म 0 होगी, तो xp मेरे पास क्या बना, xp मेरे पास बना, ये जनाब बन जाता है, a आ चुका था जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट था माइनस 1/4 टी स्क्वायर, और जरा देख लें a की वैल्यू ठीक है ना जी, और c की वैल्यू माइनस 1/8 है, तो दिस इज माइनस 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन आया ये प्लस हो जाएगा, ये देखें, हाँ जी, चूंकि ये उधर जाके ना प्लस बनेगा तो माइनस नहीं होगा, ये लिहाजा ये हमारे पास आ गया जी प्लस 1/8। ओके, इसका मतलब है मेरा सॉल्यूशन जो xt हुआ वो क्या हो गया जी, उसका पहला पार्ट क्या था, हाँ चले मैं जुबानी लिख लेता हूं, c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t, देखे ना xt क्या होता है, xc प्लस xp। ठीक है जी, तो इसका xp अब आ गया माइनस 1/4 टी स्क्वायर प्लस 1/8। अब मैं जल्दी से आपके लिए ना बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो लिख देता हूं। जब हम टू एलिमिनेट x, अब आप देख सकते हैं उसमें क्या करेंगे आप, इसमें देखें ये थी ओरिजिनल इक्वेशन, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये था हमारे पास, ये है ना, हाँ ये इस इक्वेशन को देखिए, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करेंगे d प्लस 1 से, और इसको d माइनस 4 से ऑपरेट करेंगे। आप जब ये ऑपरेट करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए। तो फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होगी, दिस वुड बी d क्यूब प्लस 4d इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। तो यहां से एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, पहले होमोजेनियस पार्ट सॉल्व करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, और इसी तरह से मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी जी, ये होगी, पहले होमोजेनियस पार्ट लिख लेते हैं, डी क्यू प्लस 4d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये आपने खुद कंप्लीट करना है ये वाला पार्ट, ठीक है, सही है ना, इसको बहुत इजी है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। तो यहां जनाब हम क्या कर देते हैं, अब एक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 4m दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज m इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 0 आ गया, और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले उस सूरत में x की सूरत में फाइंड किया। अब हमारे पास जनाब सोल्यूशन क्या आ गया, y c, दिस वुड बी इक्वल टू c1 प्लस c ना, अब c3 होगा ना, c3 c4 cos 2t
और फिर C5 sin 2t। तो वैसे दूसरी तरतीब भी रख सकते हैं कि पहले इसको फाइंड कर लें, इससे ये आसानी होगी कि आपके पास C1 C2 C3 ये आ जाएंगे और उनका रिलेशन उसमें फाइंड करके तरतीब कोई भी रख सकते हैं। बहरहाल ये जनाब आपका आ गया। इसके बाद आप इसमें क्या एज्यूम करेंगे, सोल्यूशन yp, आपकी राइट साइड ये है, तो योर सोल्यूशन वुड बी अगेन क्या होगा, at² प्लस bt और प्लस c। ठीक हो गया। तो अब फाइनल फॉर्म ऑफ yp वुड बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए, कैलकुलेशन मेरे पास है, ये जनाब आपके पास आएगा हाँ जी 1/12 t², ये आपके पास आएगा 1/12 t² प्लस 1/4t एंड दिस माइनस 1/8। तो इस तरह आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो आप yc, y वुड बी इक्वल टू yc प्लस yp। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना होता है, इन दोनों सॉल्यूशंस को पुट करेंगे आप किसमें, अपनी ओरिजिनल किसी एक इक्वेशन में, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट्स C1 C2 एंड C3 एंड C4। वो रिलेशन क्या होगा, मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं, दिस वुड बी इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 1/C2 4C2 प्लस 2C3 और C5 वुड बी इक्वल टू, ये आप वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम कम है अब इस वक्त, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, सही है। तो इस तरह की रिलेशन आ जाएगी और जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया उसको आसान है, उसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर एक जैसी टर्म इकट्ठी करें, इक्वेट करें और उससे खुद ब खुद रिलेशन जो है ना हमारे सामने आ जाता है और हम इसको इसमें सोल्यूशन में लिख के तो फाइनल सोल्यूशन जो है जहाँ C4 C5 आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक आपने ये करना है कि जो दूसरी इक्वेशन है ना उसमें पुट करें तो होपफुली आपका ये रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए चंद प्रॉब्लम्स दिए हैं, इनको ट्राई कीजिए इस मेथड से, सिस्टमैटिक एलिमिनेशन मेथड से। अब समरी ऑफ टुडेज लेक्चर इज कि आज के लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस किया, उसकी मोटिवेशन दी कि क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसे सिस्टम्स की और ये होते क्या हैं सिस्टम्स। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड की मदद से सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, उसमें तमाम स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो सीखे, किस स्टेप में क्या होता है और चंद प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। इन एक्सरसाइजेस की खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है ना तो इसको भी सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।